करोड़ती पत्नी ने 5 करोड़ फेंक कर मांगा तलाक। पति ने पलटकर जो किया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई के सबसे महंगे ताज लैंड्स एंड होटल का बैंक्वेट हॉल रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर की चमक, महंगे परफ्यूम की खुशबू और शैंपेन के गिलासों के टकराने की आवाजें गूंज रही थी। आज की रात वेदांत ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए ऐतिहासिक थी। कंपनी की सीईओ रोशनी मल्होत्रा को बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। स्टेज पर रोशनी खड़ी थी, आत्मविश्वास से लबरेज, काले रंग की डिजाइनर साड़ी में लिपटी हुई, हाथ में ट्रॉफी थामे। उसकी मुस्कान कैमरों की फ्लैशलाइट में और भी चमक रही थी। वो अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम, अपने निवेशकों और अपनी कड़ी मेहनत को दे रही थी। हॉल के सबसे पीछे एक खामोश कोने में एक शख्स खड़ा था, आदित्य। आदित्य ने एक साधारण सी नीली शर्ट और काली पैंट पहनी थी, जो शायद 2 साल पुरानी थी। उसकी शर्ट की कॉलर थोड़ी मुड़ी हुई थी और जूतों पर हल्की धूल थी, क्योंकि वो ऑटो रिक्शा से यहां आया था। वो भीड़ का हिस्सा नहीं लग रहा था। वेटर उसके पास से ट्रे लेकर गुजर रहे थे, लेकिन कोई उसे पानी तक नहीं पूछ रहा था। आदित्य की नजरें सिर्फ रोशनी पर टिकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, गर्व की, लेकिन साथ ही एक गहरे, बहुत गहरे दर्द की। जब रोशनी स्टेज पर बोल रही थी तो आदित्य को वो रोशनी नहीं दिख रही थी जो आज करोड़ों की कंपनी की मालकिन थी। उसे वो रोशनी याद आ रही थी जो 8 साल पहले दिल्ली के मुनिरका के एक छोटे से कमरे में मोमबत्ती की रोशनी में सीए की किताबों में सिर खपाए रहती थी। तभी पास खड़े 2 सूट बूट वाले आदमियों की बातें आदित्य के कानों में पड़ी। रोशनी मैम कमाल की है ना? सुना है उन्होंने ये कंपनी 0 से खड़ी की है, एक ने कहा। दूसरे ने विस्की का घूंट भरते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन सुना है उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी मेस है। उनका पति, क्या नाम है उसका? शायद आदित्य। वो कुछ नहीं करता, बस घर पर रहता है। रोशनी मैम के स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करता। आदित्य ने यह सुना। उसके चेहरे की रेखाएं तनी नहीं। नहीं, उसने पलटकर जवाब दिया। उसने बस अपनी मुट्ठी को धीरे से भींचा और जेब में डाल लिया। यह ताना उसके लिए नया नहीं था। पिछले 2 सालों से वो हर पार्टी, हर महफिल में एक अदृश्य बोझ की तरह महसूस करता था। स्टेज पर एंकर ने माइक संभाला, और अब मैं मिसेस रोशनी मल्होत्रा से गुजारिश करूंगा कि वो अपने परिवार को स्टेज पर बुलाएं। हॉल में सन्नाटा छा गया। रोशनी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर उसने अपनी प्रोफेशनल मुस्कान ओढ़ ली। उसने अपनी मां और भाई को बुलाया। आदित्य वही कोने में खड़ा रहा, अपनी सांसें रोके हुए। उसे उम्मीद नहीं थी, फिर भी दिल के किसी कोने में एक आस थी कि शायद आज वो मेरा नाम ले। लेकिन रोशनी ने स्पीच खत्म कर दी। थैंक यू एवरीवन। तालियां बजी। आदित्य ने भी ताली बजाई, धीरे धीरे। उसकी ताली की आवाज उस शोर में कहीं खो गई, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पहचान रोशनी की चमक में खो गई थी। पार्टी खत्म होने के बाद वे घर लौट रहे थे। रोशनी अपनी नई मर्सिडीज में ड्राइवर के साथ थी और आदित्य उसके बगल में पिछली सीट पर बैठा था। कार के अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से ज्यादा भारी था। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए उस अतीत को याद किया जब उनके पास गाड़ी तो दूर, मेट्रो के टोकन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। 8 साल पहले आदित्य एक सरकारी बैंक में पीओ की नौकरी करता था, एक सुरक्षित, सम्मानजनक नौकरी। रोशनी तब सीए के फाइनल में 2 बार फेल हो चुकी थी। वो टूट चुकी थी। उसके पिता ने साफ कह दिया था, रोशनी, अब और पढ़ाई नहीं, शादी कर लो, हमारे पास तुम्हें पढ़ाने के लिए और पैसे नहीं हैं। वो रात आदित्य कभी नहीं भूल सकता। रोशनी पार्क की बेंच पर बैठकर रो रही थी। आदित्य, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कुछ बनना है, मुझे पता है मैं कर सकती हूं, बस एक मौका और चाहिए। रोशनी सिसक रही थी। आदित्य ने उस दिन उसके आंसू पोंछे थे और एक फैसला लिया था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने अपने पिता की दी हुई पुश्तैनी जमीन, जो उसके भविष्य की एकमात्र पूंजी थी, चुपके से बेच दी थी। रोशनी, तुम कोचिंग लो, दिल्ली के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से, खर्चे की चिंता मत करो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन पैसे कहां से आएंगे आदि? रोशनी ने पूछा था। मैंने इंतजाम कर लिया है, तुम बस पढ़ने पर ध्यान दो, उसने झूठ बोला था। सिर्फ जमीन ही नहीं, आदित्य ने अपनी बैंक की नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि रोशनी को स्टार्टअप का आइडिया आया था और उसे शुरू करने के लिए किसी को दिन रात ग्राउंड वर्क करने की जरूरत थी। रोशनी के पास विजन था, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए हाथ पैर मारने वाला कोई नहीं था। आदित्य उसका वो हाथ पैर बना। उसने डिलीवरी बॉय का काम किया,
वेंडर्स के चक्कर काटे, रात रात भर जागकर रोशनी के प्रोजेक्ट्स की टाइपिंग की, घर का खाना बनाया ताकि रोशनी का समय किचन में बर्बाद ना हो। उसने अपनी पहचान को, अपने सपनों को, अपनी सरकारी नौकरी के रुतबे को एक बॉक्स में बंद करके ताला लगा दिया ताकि रोशनी का सपना उड़ान भर सके। और रोशनी उड़ी, बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि अब उसे जमीन पर खड़ा आदित्य बहुत छोटा नजर आने लगा था। गाड़ी उनके आलीशान बंगले के पोर्च में रुकी। रोशनी बिना आदित्य का इंतजार किए उतर गई और सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। आदित्य पीछे पीछे आया। बेडरूम में रोशनी ने अपने हीरे के झुमके उतारे और ड्रेसिंग टेबल पर लगभग पटकते हुए रखे। आदित्य, तुम्हें आज पार्टी में वो नीली शर्ट पहनने की क्या जरूरत थी? रोशनी ने शीशे में आदित्य को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में थकान से ज्यादा चिड़चिड़ाहट थी। आदित्य, जो पानी की बोतल उठा रहा था, रुक गया। ये मेरी फेवरेट शर्ट है रोशनी, तुमने ही तो पहली एनिवर्सरी पर दी थी। वो 6 साल पहले की बात थी। आदित्य। रोशनी पलटी, उसकी आंखों में गुस्सा था। अब हम मुनिरका के वन रूम किचन में नहीं रहते। तुम समझते क्यों नहीं? मेरे इन्वेस्टर्स वहां थे, मीडिया थी। लोग बातें करते हैं कि रोशनी मल्होत्रा का पति ऐसा दिखता है जैसे कोई क्लर्क हो। आदित्य ने पानी का गिलास मेज पर रखा। मैं क्लर्क ही तो बन गया हूं रोशनी, तुम्हारी कंपनी के फाइल्स मैनेज करते करते, तुम्हारा घर संभालते संभालते। ओह प्लीज, रोशनी ने हाथ झटक दिया। फिर से वही पुराना राग मत अलापो कि तुमने कितना त्याग किया है। मैंने भी मेहनत की है आदित्य, रात दिन एक किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मैंने तुम्हारी मेहनत को कब नकारा रोशनी? आदित्य की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दर्द का कंपन था। लेकिन तुम मेरी मौजूदगी को क्यों नकारने लगी हो? रोशनी कुछ पल चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली, जैसे किसी बड़े फैसले के लिए खुद को तैयार कर रही हो। वो सोफे पर बैठ गई और आदित्य को भी बैठने का इशारा किया। आदित्य, हमें प्रैक्टिकल होना होगा, रोशनी ने कहा। उसकी आवाज अब गुस्से वाली नहीं, बल्कि बेहद ठंडी और कारोबारी थी। ये वो टोन थी जो वो अपने क्लाइंट्स के साथ इस्तेमाल करती थी। कैसा प्रैक्टिकल? आदित्य ने पूछा, हालांकि उसे अंदर ही अंदर अनहोनी का आभास हो रहा था। हम दोनों अब अलग अलग रास्तों पर हैं। मेरी दुनिया बदल चुकी है, मेरी जरूरतें, मेरा सर्कल सब बदल गया है। और सच कहूं तो मैं अब इस रिश्ते में घुटन महसूस करती हूं। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे विजन को समझे, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तुम बहुत अच्छे हो आदित्य, लेकिन तुम वही रुक गए हो जहां हम शुरू हुए थे। आदित्य सन्न रह गया। मैं वही रुक गया? रोशनी, मैं रुका नहीं था, मैं खड़ा था ताकि तुम मेरे कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ सको। रोशनी ने अपनी नजरें फेर ली। देखो, जज्बातों से घर नहीं चलता और न ही साम्राज्य। मैंने अपने वकीलों से बात की है। उसने दराज से एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। वो फाइल आदित्य और रोशनी के बीच रखी थी, जैसे कोई बम हो जो फटने का इंतजार कर रहा हो। ये क्या है? आदित्य ने पूछा, हालांकि वह जानता था। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पेपर्स, आपसी सहमति से तलाक के कागजात, रोशनी ने सपाट आवाज में कहा। और इसमें एक सेटलमेंट एग्रीमेंट भी है। आदित्य ने कागजों को नहीं छुआ, उसने बस रोशनी की आंखों में देखा। सेटलमेंट? हां, रोशनी ने आत्मविश्वास से कहा। मैं नहीं चाहती कि तुम खाली हाथ जाओ। आखिर तुमने भी शुरुआत में मदद की थी। मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए और लोखंड वाला फ्लैट देने को तैयार हूं। यह तुम्हारे लिए काफी होगा। तुम अपनी कोई छोटी मोटी बिजनेस शुरू कर सकते हो या आराम से रह सकते हो। 5 करोड़। आदित्य के कानों में ये शब्द गूंजने लगे। उसने अपनी जमीन 10 लाख में बेची थी, अपनी नौकरी छोड़ी थी जिसकी कीमत आज शायद करोड़ों में होती अगर वो टिका रहता। उसने अपना जवानी का समय, अपना आत्मसम्मान, अपने दोस्तों को छोड़ दिया था, और आज उन सबकी कीमत 5 करोड़ लगाई जा रही थी। आदित्य हंसा। ये हंसी कड़वी थी, सूखी थी। तुम्हें हंसी आ रही है? रोशनी हैरान थी। हंसी इसलिए आ रही है रोशनी, आदित्य खड़ा हो गया, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पेफ कर रही हो, जैसे किसी पुराने कर्मचारी को वीआरएस देकर निकाला जाता है। यह प्रैक्टिकल है आदित्य, इमोशनल मत हो। रोशनी चिल्लाई, दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, इससे लो और अपनी जिंदगी जियो। आदित्य मेज के पास गया। उसने उन कागजों को उठाया। रोशनी को लगा कि वो साइन करने जा रहा है, लेकिन आदित्य ने कागजों को पढ़ा तक नहीं। उसने पेन उठाया और जहां हस्ताक्षर करने थे वहां साइन कर दिए। रोशनी ने राहत की सांस ली। गुड,
चेक कल तैयार हो जाएगा। चेक की जरूरत नहीं है, आदित्य ने कहा और पेन नीचे रख दिया। क्या मतलब? सेटलमेंट का वो पन्ना फाड़ दो, रोशनी, आदित्य ने शांत आवाज में कहा। मुझे तुम्हारे 5 करोड़ नहीं चाहिए। नहीं वो फ्लैट। रोशनी स्तब्ध थी। तुम पागल हो गए हो? तुम करोगे क्या? तुम्हारे पास न नौकरी है, न घर, न सेविंग्स। सड़क पर आ जाओगे। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। सड़क से ही तो उठाया था तुम्हें, रोशनी। अब वापस वही जाने में क्या डर? और रही बात कीमत की, तो प्यार की कीमत नहीं लगाई जाती, और व्यापार मैंने तुमसे किया नहीं था। ये फिल्मी डायलॉग्स पेट नहीं भरते, आदित्य। रोशनी झुंझला गई। मैं ये पैसे तुम्हें भीख में नहीं दे रही, ये तुम्हारा हक है। हक तब होता जब तुम मुझे अपना पति मानती। जब तुम मुझे अपनी सफलता से अलग करने के लिए कीमत लगा रही हो, तो ये हक नहीं, हर जाना है। और मुझे मेरे प्यार का हर जाना नहीं चाहिए। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। आदित्य बेडरूम से बाहर जाने लगा। आदित्य, रोशनी ने पीछे से आवाज दी। सोच लो, एक बार इस घर से निकल गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। आदित्य दरवाजे पर रुका। उसने मुड़कर उस कमरे को देखा जिसे उसने अपने हाथों से सजाया था। फिर उसने रोशनी को देखा। रास्ता तो तुमने बहुत पहले बंद कर दिया था, रोशनी। मैं तो बस अब तक दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा था। आज मुझे समझ आ गया कि अंदर कोई है ही नहीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बंगले की खिड़कियों पर पड़ी, आदित्य जा चुका था। उसने अपने साथ कुछ नहीं लिया था, न कपड़े, न घड़ी, नहीं वो फोन जो रोशनी ने उसे गिफ्ट किया था। वो सिर्फ वही कपड़े पहनकर निकला था जो उसने कल रात पार्टी में पहने थे। वही नीली शर्ट और काली पैंट। रोशनी जब सोकर उठी तो उसे घर में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। नौकरानी चाय लेकर आई। साहब कहाँ है? रोशनी ने पूछा। साहब तो सुबह 4 बजे ही चले गए, मेम साहब, नौकरानी ने कहा। उन्होंने ये चाबियां और ये डायरी टेबल पर छोड़ी है। रोशनी ने चाबियों का गुच्छा देखा। घर की चाबी, कार की चाबी, लॉकर की चाबी, और उसके नीचे एक पुरानी फटी सी डायरी थी। ये वही डायरी थी जिसमें आदित्य घर का हिसाब लिखता था। रोशनी को लगा कि शायद इसमें कोई शिकायत लिखी होगी। उसने डायरी खोली। शुरुआत के पन्नों में दूध, सब्जी और राशन का हिसाब था, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, हिसाब की जगह जज्बात लिखे थे। दिनांक 12 मार्च 2020। आज रोशनी को अपनी पहली इन्वेस्टर मीटिंग के लिए जाना है। उसके पास अच्छी सैंडल नहीं थी। मैंने अपनी घड़ी बेच दी और उसके लिए ज़ारा से हील्स ले आया। उसे बताया कि बोनस मिला है। वो कितनी खुश थी। उसकी मुस्कान के लिए मैं 1000 घड़ियां बेच सकता हूं। रोशनी का हाथ कांपा। उसे याद आया वो दिन। उसने कभी पूछा ही नहीं था कि आदित्य को बोनस कैसे मिला जब वो नौकरी छोड़ चुका था। दिनांक 15 अगस्त 2021। आज पिताजी का फोन आया था। कह रहे थे गांव की जमीन बिक गई है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मां बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया कि वो जमीन मैंने रोशनी के सर्वर का बिल भरने के लिए बेची है। अगर रोशनी का स्टार्टअप फेल हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है मेरी रोशनी चमकेगी। उसका सपना मेरा सपना है। रोशनी की आंखों से एक आंसू टपका और डायरी के पन्ने पर गिर गया। उसे आज तक लगता था कि वो जमीन किसी पारिवारिक विवाद में गई थी। आदित्य ने उसे कभी सच नहीं बताया था ताकि वो गिल्ट में न रहे। आखिरी पन्ने पर आज की तारीख थी। आज रोशनी को अवार्ड मिला। वो बहुत सुंदर लग रही थी। स्टेज पर उसे देखकर मुझे लगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं एक पतंग उड़ा रहा था। अब वो पतंग इतनी ऊंची चली गई है कि मेरी डोर छोटी पड़ रही है। अगर मैं डोर को खींच कर रखूंगा तो पतंग नीचे आ जाएगी, और अगर पकड़े रखूंगा तो मेरा हाथ कटेगा। इसलिए आज मैं डोर छोड़ रहा हूं ताकि वो और ऊंची उड़ सके, बिना किसी बोझ के। खुश रहना मेरी रोशनी। रोशनी ने डायरी सीने से लगा ली। उस आलीशान बेडरूम में करोड़ों की दौलत के बीच वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर वो ऊपर पहुंची थी, उसने उसी सीढ़ी को लात मार दी थी। उसने 5 करोड़ की पेशकश की थी उस आदमी को जिसने अपने अस्तित्व का हर टुकड़ा उसके लिए खर्च कर दिया था। रोशनी भागी। वो नंगे पैर ही बंगले से बाहर भागी। आदित्य, आदित्य। लेकिन गेट पर सिर्फ गार्ड खड़ा था। सड़क खाली थी। दूर तक कोई नहीं था। आदित्य जा चुका था। उस सुबह की धुंध में वो कहीं विलीन हो गया था, अपनी शर्तों पर। 6 महीने बाद रोशनी का जीवन बाहर से और भी शानदार हो गया था।
कंपनी के शेयर आसमान छू रहे थे, लेकिन वो अंदर से खोखली हो गई थी। वो अब पार्टियों में जल्दी नहीं जाती थी। घर उसे काटने को दौड़ता था। उसने आदित्य को ढूंढने की बहुत कोशिश की। प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगाए, पुराने दोस्तों से पूछा, गांव में पता करवाया, लेकिन आदित्य का कहीं पता नहीं चला। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। उधर मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर ऋषिकेश के एक छोटे से घाट पर एक आदमी बच्चों को गणित पढ़ा रहा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। ये आदित्य था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी। अब वो आदित्य नहीं, अमन था। वो एक अनाथ आश्रम में काम करता था और शाम को गंगा किनारे बैठता था। उसने पैसे और शहर की भागदौड़ दोनों को त्याग दिया था। एक दिन आश्रम के मैनेजर ने उसे बुलाया। अमन जी, मुंबई से एक बड़ी कंपनी आई है। वो हमारे आश्रम को डोनेशन देना चाहते हैं और बच्चों के लिए एक स्किल सेंटर खोलना चाहते हैं। उनकी सीईओ कल आ रही है। आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई आप ही संभालते हैं। आदित्य, अमन का दिल एक पल के लिए धड़का। कौन सी कंपनी है? वेदांत ग्रुप। उनकी मालकिन कोई मिसेस रोशनी मल्होत्रा है। बहुत बड़ा नाम है, मैनेजर ने उत्साह से कहा। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर ला रही थी जहां से वो भाग कर आया था। क्या वह सामना करेगा या फिर से भाग जाएगा? उस रात गंगा के किनारे बैठकर आदित्य ने एक फैसला लिया। वो नहीं भागेगा, लेकिन वो आदित्य बनकर भी नहीं मिलेगा। अगली सुबह आश्रम के प्रांगण में गाड़ियां रुकी। रोशनी कार से उतरी। वो पहले से थोड़ी कमजोर लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे जिन्हें मेकअप से छुपाया गया था। वो मैनेजर के साथ चल रही थी। हमारे हेड टीचर अमन जी आपको बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे, मैनेजर ने कहा और एक क्लासरूम की तरफ इशारा किया। रोशनी क्लासरूम में दाखिल हुई। वहां एक आदमी ब्लैक बोर्ड की तरफ पीठ करके खड़ा था और कुछ लिख रहा था। गुड मॉर्निंग, रोशनी ने कहा। आदित्य का हाथ रुका। वो आवाज, वो जानी पहचानी आवाज जिसने उसे तोड़कर रख दिया था। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे से पलटा। रोशनी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। आदित्य, उसके होठों से एक फुसफुसाहट निकली, लेकिन आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने मैनेजर की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, सर, ये मैडम शायद किसी और को ढूंढ रही है। मैं अमन हूं। रोशनी कांपते कदमों से आगे बढ़ी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे आदित्य हो। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। आदित्य ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ एक वैराग्य था। मैडम, आदित्य मर चुका है। उसका अंतिम संस्कार उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने उसकी कीमत लगाई थी। यहां सिर्फ अमन है। अगर आपको प्रोजेक्ट की बात करनी है तो कीजिए, वरना आप जा सकती है। रोशनी सन्न रह गई। उसे अपनी 5 करोड़ वाली बात याद आ गई। आज उसके सामने वही आदमी खड़ा था, साधारण कपड़ों में, लेकिन उसका कद रोशनी से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। ऋषिकेश के उस आश्रम का क्लासरूम खामोश हो गया था। बाहर गंगा के बहने की आवाज आ रही थी, लेकिन कमरे के भीतर तूफान मचा हुआ था। रोशनी मल्होत्रा, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दम रखती थी, आज एक साधारण से स्कूल टीचर के सामने असहाय खड़ी थी। अमन, रोशनी ने फिर से कोशिश की। उसकी आवाज में एक टूटती हुई उम्मीद थी। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मेरी आंखों में देखो। आदित्य, जो अब अमन था, ने अपनी नजरें नहीं हटाई। उसकी आंखों में वो पुराना प्यार, वो फिक्र, वो समर्पण सब गायब था। वहां बस एक शांत झील थी जिसकी गहराई मापी नहीं जा सकती थी। मैडम, अमन ने बेहद संयत स्वर में कहा, आंखें वही है, पर देखने वाला बदल चुका है। मैंने कहा ना, आप जिसे ढूंढ रही हैं, वो मुंबई की भीड़ में कहीं खो गया। मैं अमन हूं, यहां के बच्चों का शिक्षक। अगर आपको वेदांत ग्रुप की तरफ से डोनेशन देना है तो ऑफिस में फॉर्म भर दीजिए, और अगर कोई निजी काम है तो क्षमा करें, मेरे पास समय नहीं है। वो मुड़ा और वापस ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के लिए गणित का सवाल लिखने लगा। उसकी पीठ देखकर रोशनी को वही दृश्य याद आ गया जब वो घर छोड़कर गया था। वही झुके हुए कंधे, वही खामोशी, लेकिन आज उन कंधों पर बोझ नहीं, एक अजीब सी मजबूती थी। रोशनी के साथ आए मैनेजर को स्थिति अजीब लग रही थी। मैम, क्या आप ठीक है? क्या आप अमन जी को जानती हैं? रोशनी ने अपने आंसू पोंछे। उसने अपने सीने में उठते हुए ज्वार को दबाया। वो रोशनी मल्होत्रा थी,
वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी, खासकर तब जब उसे अपनी सबसे कीमती खोई हुई चीज मिल गई हो। नहीं, रोशनी ने मैनेजर से झूठ बोला, लेकिन उसकी नजरें अमन की पीठ पर टिकी थी। मुझे लगा कि मैं इन्हें जानती हूं। शायद कोई और था। चलिए ऑफिस चलते हैं। जाते जाते रोशनी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अमन ने पलटकर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही रोशनी कमरे से बाहर निकली, अमन के हाथ से चौक का टुकड़ा टूट कर गिर गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची, गहरी सांस ली और फिर से लिखना शुरू किया। अतीत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, लेकिन उसने कुंडी बहुत मजबूत लगा रखी थी। रोशनी मुंबई वापस नहीं गई। उसने मैनेजर से कहा कि वो कुछ दिन ऋषिकेश में रुककर आश्रम के प्रोजेक्ट को खुद मॉनिटर करना चाहती है। मैनेजर खुश था कि इतनी बड़ी हस्ती उनके साथ वक्त बिताएगी, लेकिन अमन जानता था कि वो क्यों रुकी है। रोशनी ने पास के ही एक लग्जरी होटल में कमरा नहीं लिया। उसने आश्रम के गेस्ट हाउस में रहने का फैसला किया। एक छोटा सा कमरा जिसमें न एसी था, न मखमली गद्दे। अगले 3 दिन रोशनी के लिए अग्नि परीक्षा जैसे थे। वो रोज सुबह अमन को देखती। वो सुबह 4 बजे उठता, घाट की सीढ़ियों की सफाई करता, बच्चों को योग सिखाता और फिर दिन भर उन्हें पढ़ाता। रोशनी ने उसे हंसते हुए देखा, एक ऐसी उन्मुक्त हंसी जो उसने मुंबई के पेंट हाउस में कभी नहीं सुनी थी। वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता। रोशनी को यह देखकर जलन नहीं, बल्कि गहरा दर्द हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने आदित्य से उसकी ये खुशी छीन ली थी। मुंबई में वो हमेशा रोशनी का पति बनकर जीता था। यहां वो अमन सर था, सम्मानित, स्वतंत्र और खुश। तीसरे दिन शाम को जब अमन गंगा किनारे आरती की तैयारी कर रहा था, रोशनी उसके पास गई। क्या हम बात कर सकते हैं? रोशनी ने पूछा। उसने अपनी डिजाइनर साड़ियां छोड़ दी थी और अब एक साधारण सूती कुर्ता पहने हुए थी। अमन ने दियों में तेल डालना जारी रखा। कहिए रोशनी जी, प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत है? प्रोजेक्ट नहीं, जिंदगी में दिक्कत है अमन, रोशनी ने कहा। उसका सब्र अब जवाब दे रहा था। कब तक ये नाटक करोगे? मैं जानती हूं तुम आदित्य हो। मैं माफी मांगने आई हूं। मुझे पता है मैंने गलती की। मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत लगाई। ये मेरा अहंकार था, लेकिन अब मैं बदल गई हूं। देखो, मैं यहां हूं, तुम्हारे पास, अपना सब कुछ छोड़कर। अमन ने दिया जलाया और सीधा खड़ा हो गया। गंगा की लहरों पर दियों की रोशनी झिलमिला रही थी। सब कुछ छोड़कर अमन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, रोशनी, तुम्हारी कार बाहर खड़ी है। तुम्हारा फोन अभी भी वाइब्रेट कर रहा है। शायद किसी इन्वेस्टर का कॉल होगा। तुम अपना सब कुछ साथ लेकर आई हो। तुम यहां भी वेदांत ग्रुप की सीईओ बनकर आई हो, जो ये सोचती है कि अगर वो झुककर माफी मांग ले तो सामने वाले को माफ करना ही पड़ेगा। ये भी तो एक तरह का सौदा ही है ना? रोशनी सन्न रह गई। ये सौदा नहीं है, ये पछतावा है। मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूं। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जिसके तुम हकदार हो। इज्जत, प्यार, बराबरी। 5 करोड़ नहीं, मेरी पूरी दौलत तुम्हारी है। अमन हंसा। फिर वही बात, दौलत। रोशनी, तुम आज भी नहीं समझी। समस्या 5 करोड़ रुपए नहीं थे। समस्या ये थी कि तुमने सोचा कि मेरी जरूरतें पैसे से पूरी होंगी। तुमने मुझे कभी आदमी समझा ही नहीं। मुझे हमेशा एक प्रोजेक्ट समझा जिसे मैनेज करना था। तो मैं क्या करूं? रोशनी की आवाज ऊंची हो गई, आंखों से आंसू बह निकले। मैं मर जाऊं? मैं सब कुछ छोड़ दूं? बताओ मुझे आदित्य, मैं तुम्हें कैसे वापस पाऊं? अमन ने उसकी आंखों में देखा। तुम आदित्य को वापस नहीं पा सकती रोशनी, क्योंकि जिस आदित्य ने तुमसे प्यार किया था वो उस दिन मर गया जिस दिन तुमने उसे डाइवोर्स पेपर्स थमाए थे। मैं अमन हूं, और अमन को तुम्हारी दौलत, तुम्हारी दुनिया या तुम्हारे प्यार किसी की जरूरत नहीं है। मैं यहां खुश हूं। कृपया मेरी शांति भंग मत करो। अमन मुड़कर आरती में शामिल हो गया। रोशनी वही खड़ी रही, अकेली। घंटियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन रोशनी को अपने अंदर एक भयानक सन्नाटा महसूस हो रहा था। अगले कुछ दिन रोशनी ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने ऑफिस के कॉल्स लेने बंद कर दिए। वो आश्रम के किचन में औरतों के साथ सब्जियां काटने लगी। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं। वो बच्चों के कपड़े धोती, क्लासरूम में झाड़ू लगाती। पूरा आश्रम हैरान था कि शहर की इतनी बड़ी मैडम ये सब क्यों कर रही है। सिर्फ अमन जानता था। वो देख रहा था कि रोशनी का अहंकार टूट रहा है। वो देख रहा था कि वो उस जीवन को जीने की कोशिश कर रही है जो कभी आदित्य ने उसके लिए जिया था।
एक दोपहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आश्रम की पुरानी छत एक जगह से टपकने लगी। पानी सीधे बच्चों के सोने की जगह पर गिर रहा था। अमन छत पर चढ़ा तिरपाल लगाने के लिए। हवा तेज थी और वो अकेले संघर्ष कर रहा था। अचानक उसे एक हाथ महसूस हुआ। उसने देखा, रोशनी बारिश में भीगती हुई दूसरी तरफ से तिरपाल पकड़े खड़ी थी। जाओ नीचे, तुम बीमार पड़ जाओगी, अमन चिल्लाया। चुपचाप पकड़ो, हवा तेज है, रोशनी ने पलटकर जवाब दिया। दोनों ने मिलकर भीगते हुए, फिसलते हुए उस छत को ठीक किया। जब काम खत्म हुआ तो दोनों छत पर ही हांफते हुए बैठ गए। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। रोशनी के बाल चेहरे पर चिपके थे। वो पूरी तरह कीचड़ और पानी में सनी थी। अमन ने उसे देखा। 8 सालों में पहली बार उसे रोशनी में वो पुरानी रोशनी दिखी। वो जिद्दी लड़की जो मुनिरका की गलियों में भीगते हुए कोचिंग जाती थी। तुम्हें याद है? रोशनी ने धीरे से कहा। जब हमारे पहले किराए के घर की छत टपकी थी, तब भी हमने ऐसे ही ठीक किया था। तब तुमने कहा था, जब तक हम साथ हैं कोई तूफान हमें भिगो नहीं सकता। अमन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। तूफान ने नहीं भिगोया, रोशनी। घर के अंदर की सीलन ने नींव कमजोर कर दी। तो क्या हम नींव फिर से नहीं भर सकते? रोशनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन पकड़ मजबूत थी। आदित्य, देखो मुझे, मैंने अपना अहंकार मार दिया है। मैं पिछले 1 हफ्ते से यहां झाड़ू लगा रही हूं, बर्तन धो रही हूं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए बदल सकती हूं। क्या ये काफी नहीं है? अमन ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उसने रोशनी के हाथ को देखा, उन छालों को देखा। उसकी आंखों में एक नरम भाव आया। ये काफी है, रोशनी, अमन ने कहा। तुम्हारे प्रायश्चित के लिए ये काफी है, लेकिन साथ रहने के लिए नहीं। क्यों? रोशनी रो पड़ी। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, मैं जानती हूं। मैंने अभी तुम्हारी आंखों में देखा। हां, अमन ने स्वीकार किया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, शायद हमेशा करूंगा। प्यार स्विच की तरह नहीं होता जिसे बंद किया जा सके। लेकिन रोशनी, प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है दूर रहना, ताकि हम एक दूसरे को और बर्बाद न करें। बर्बाद? रोशनी हैरान थी। हां, अमन ने समझाया। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस आया तो मैं फिर से मिस्टर रोशनी मल्होत्रा बन जाऊंगा। मेरी ये शांति, ये सुकून, ये पहचान सब फिर से तुम्हारी चमक के नीचे दब जाएगी। और अगर तुम यहां मेरे साथ रही तो कुछ दिन अच्छा लगेगा, पर फिर तुम्हें अपनी कंपनी, अपनी पावर, अपनी दुनिया याद आएगी। तुम बनी ही उड़ने के लिए हो, रोशनी। और मैं अब जमीन बनकर खुश हूं। आकाश और जमीन मिल नहीं सकते, वे बस एक दूसरे को दूर से देख सकते हैं। रोशनी ने उसे जकड़ लिया। मैं कंपनी छोड़ दूंगी, मैं सब बेच दूंगी। हम यहां एक छोटी सी कुटिया में रहेंगे, मैं वादा करती हूं। अमन ने उसे धीरे से अलग किया और उसके कंधे थामे। यही तो मैं नहीं चाहता। याद है मैंने डायरी में क्या लिखा था? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए नीचे आओ। तुमने उस कंपनी के लिए खून पसीना एक किया है, वो तुम्हारा सपना था। अगर तुम मेरे लिए उसे छोड़ दोगी तो भविष्य में एक दिन तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी कि मेरी वजह से तुमने अपनी पहचान खो दी। ठीक वैसे ही जैसे मुझे लगने लगा था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पहचान खो दी। रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था। अमन का सच कड़वा था, लेकिन अटल था। अगली सुबह मुंबई से एक खबर आई। वेदांत ग्रुप के स्टॉक्स गिर रहे थे क्योंकि सीईओ गायब थी और मार्केट में अफवाहें थी। रोशनी के भाई का फोन आया। वो घबराया हुआ था। दीदी, आपको तुरंत वापस आना होगा, बोर्ड मीटिंग है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। रोशनी द्वंद में थी। एक तरफ उसकी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी थी, दूसरी तरफ उसका प्यार। वो अमन के पास दौड़ कर गई। आदित्य, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। तुम मुझे रोक लो, कह दो कि रुक जाओ, मैं सब कुछ दाव पर लगा दूंगी। अमन उस वक्त क्लास ले रहा था। उसने बच्चों को पढ़ने का इशारा किया और बाहर आया। उसने रोशनी को देखा, उलझन और दर्द में डूबी हुई। यही फर्क है रोशनी, अमन ने कहा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि प्यार बांधता नहीं, मुक्त करता है। जाओ, अपनी कंपनी संभालो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हम? रोशनी ने पूछा। क्या ये अंत है? अमन ने जेब से एक लिफाफा निकाला। ये वही लिफाफा था जो रोशनी लाई थी, डोनेशन का चेक। इस चेक को वापस ले जाओ। हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम सच में कुछ देना चाहती हो। अमन रुका। तो बस इतना देना कि दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी यादों को सम्मान देना, लेकिन मेरे वर्तमान को बदलने की कोशिश मत करना।
रोशनी रो रही थी, लेकिन अमन की बातों ने उसे एक अजीब सी शक्ति दी। उसे समझ आ गया कि आदित्य अब उस मुकाम पर है जहां उसे पाना नामुमकिन है। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसने झुककर अमन के पैर छुए। अमन पीछे हट गया। ये क्या कर रही हो? त्याग को नमन कर रही हूं, रोशनी ने कहा। तुमने मुझे बनाने के लिए खुद को मिटा दिया, और आज जब मैं तुम्हें वापस पाने आई तो तुमने मुझे बचाने के लिए मुझे फिर से दूर भेज रहे हो। तुम जीत गए आदित्य, तुम्हारी हार में भी जीत है। रोशनी की गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। आश्रम के गेट पर बच्चे खड़े थे। अमन सबसे पीछे खड़ा था, एक पेड़ के नीचे। रोशनी गाड़ी में बैठी। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। रोशनी ने कांच नीचे किया। उसकी नजरें अमन पर थी। अमन ने हाथ नहीं हिलाया। उसने बस अपनी छाती पर हाथ रखा, दिल के पास, और हल्का सा सिर झुकाया। ये एक मूक संकेत था, तुम यहां हो और हमेशा रहोगी। गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई। धूल के गुबार में अमन की आकृति धुंधली होती गई और फिर ओझल हो गई। 5 साल बाद वेदांत ग्रुप अब न केवल भारत बल्कि दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक था। रोशनी मल्होत्रा अब सिर्फ एक सफल बिजनेस वुमन नहीं थी, बल्कि अपने परोपकारी कार्यों, फिलैंथ्रोपी के लिए जानी जाती थी। मुंबई के एक बड़े ऑडिटोरियम में उनका इंटरव्यू चल रहा था। रिपोर्टर ने पूछा, मैम, आपकी सफलता का राज क्या है और आपने शादी दोबारा क्यों नहीं की? क्या आप अकेलेपन से नहीं डरती? रोशनी मुस्कुराई। उसके बालों में अब सफेदी की कुछ लकीरें थी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही ठहराव था। सफलता का राज, रोशनी ने माइक ठीक किया, एक इंसान का त्याग है जो आज भी मुझे गिरने नहीं देता। रही बात अकेलेपन की, उसने अपनी कलाई पर बंधी एक पुरानी सस्ती सी घड़ी को देखा। वही घड़ी जो आदित्य ने उसे पहली इन्वेस्टर मीटिंग से पहले दी थी, जिसे उसने ढूंढकर निकाला था और अब कभी नहीं उतारती थी। मैं अकेली नहीं हूं। कुछ रिश्ते साथ रहकर निभाए जाते हैं और कुछ रिश्ते दूर रहकर भी सांस लेते हैं। मेरा रिश्ता उस दूसरी श्रेणी का है। वो मेरा साइलेंट पार्टनर है। वो मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं जानती हूं कि जब तक मैं सही रास्ते पर हूं, वो मेरे लिए मुस्कुरा रहा है। रिपोर्टर, क्या आप उनसे कभी मिलती हैं? रोशनी, रोज। जब मैं आईने में देखती हूं और मुझे अपने अंदर का अहंकार नहीं बल्कि इंसानियत दिखती है तो मैं उनसे मिलती हूं। जब मैं किसी की मदद करती हूं और बदले में कुछ नहीं मांगती तो मैं उनसे मिलती हूं। उधर ऋषिकेश में सूरज डूब रहा था। अमन सर घाट के किनारे बैठे थे। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। सर, सर, टीवी पर आपकी वो मैडम आ रही है। अमन ने मुस्कुराकर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा। वो मेरी मैडम नहीं है बेटा, वो दुनिया की रोशनी है। तो आप क्या है सर? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। अमन ने बहती हुई गंगा को देखा जिसमें डूबता हुआ सूरज पिघल रहा था। मैं बस वो अंधेरा हूं जो रोशनी को चमकने का मौका देता है, और अंधेरे को कभी शिकायत नहीं होती कि कोई उसे देख नहीं रहा। उसने अपनी डायरी खोली। उसमें एक नया पन्ना जोड़ा। जीत उसकी हुई या मेरी, ये पता नहीं, लेकिन आज हम दोनों पूरे हैं। वो अपने आकाश में, मैं अपनी जमीन पर। बीच में ये दूरी ही हमारा पवित्र रिश्ता है। अधूरी कहानी ही सबसे खूबसूरत होती है, क्योंकि उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। खुश रहना मेरी रोशनी। अमन ने डायरी बंद की। गंगा की आरती शुरू हो गई थी। घंटियों की आवाज में दोनों की दुनिया अलग अलग होते हुए भी एक ही लय में धड़क रही थी। कहानी का संदेश, सच्चा प्रेम बंधन नहीं है, मुक्ति है। कभी कभी किसी के भले के लिए उससे दूर हो जाना ही सबसे बड़ा त्याग होता है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, अहंकार नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा की रक्षा है। और जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम